हेलो स्टूडेंट्स। तो आज है हमारा डे 4 और डे 4 के अंदर हमें प्रिपेयर करना है चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग। आज की वीडियो के बाद अगर आपने मेरे साथ ये 4 दिन जम के पढ़ाई करी है, वीडियो को देखने के बाद अगर आपने अपना चैप्टर प्रिपेयर भी कर लिया है तो लगभग 24 से 26 नंबर तक का कंटेंट आप प्रिपेयर कर चुके हो। सोचो, सिर्फ 4 दिन में ही आपने इतना कंटेंट प्रिपेयर कर लिया है कि आप बहुत आराम से पास हो सकते हो। सिर्फ एक चैप्टर और अगर आपने मेरे साथ कर लिया तो उसके बाद आपको पास होने से तो कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इन चैप्टर्स को आपने इस तरीके से प्रिपेयर किया हो कि चाहे केस स्टडी आए चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन आए, आप हर तरीके का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो सिर्फ आज 4th डे है, 5th डे यानी कि 5 दिन के अंदर अंदर आपने खुद को प्रिपेयर कर लिया है पास होने के लिए। और देखो, हमारा टारगेट तो है ना 90+ लाने का, तो हम 15 दिन तक लगातार पढ़ेंगे। बट फिर भी जो बच्चे नहीं कर पाते हैं पूरा सिलेबस प्रिपेयर, तो वो इससे भी अपना पूरा सिलेबस प्रिपेयर ना करके भी पास हो सकते हैं। ठीक है, तो आज का हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग। सबसे पहले मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। देखो, हमने प्लानिंग में क्या किया था, ऑब्जेक्टिव सेट किए थे। ठीक है, कि हमें किस चीज़ के ऊपर वर्क करना है, हमारा गोल क्या है, हमारा टारगेट क्या है, वो हमने प्लानिंग में सेट किया। सेकेंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो है हमारा ऑर्गेनाइजिंग, ये हमें बताता है कि आपने प्लान तो सेट कर लिया, आपने प्लान्स तो बना लिए हैं, अब आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है काम को। आपको अपने काम को आइडेंटिफाई करके उसको ग्रुप करना है कि क्या काम करना है और कौन कौन करेगा। यहाँ हम लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन करते हैं कि कौन कौन से काम हैं जो हमें करने हैं और किस से वो काम हमें करवाने हैं। और लोगों के बीच में एक सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप सेटअप करना। देखो, अगर हर कोई सुपीरियर होगा तो काम कौन करेगा। देखो, हर लेवल का अपना अलग काम होता है, तो यहाँ पर हमें वो लेवल सेट करने होते हैं कि कौन सुपीरियर है, कौन उसका सबॉर्डिनेट है। सुपीरियर मीन्स बॉस और सबॉर्डिनेट मीन्स जो उनके अंडर काम करते हैं। तो ये सुपीरियर सबॉर्डिनेट का जो रिलेशनशिप अराइज होता है वो यही ऑर्गेनाइजिंग में जाकर होता है, क्योंकि एक ऑर्डर दे रहा है, दूसरा उस ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। सो ऑर्गेनाइजिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। यहाँ पर हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं पहले तो कि क्या करना है, उनको ग्रुप किया जा रहा है। जैसे कि अगर आपने एक नॉर्मल शॉप खोली है, सपोज कॉस्मेटिक्स की ही शॉप अगर आपने खोली है या आपने खोलने का सोचा है प्लानिंग के अंदर, तो सबसे पहले आपको क्या आपके टास्क होंगे। आपने सोचा कि एक तो मुझे अपने लिए एक शॉप ढूंढनी है और किस लोकेशन में शॉप ढूंढनी है। शॉप ढूंढने के बाद आपको सामान परचेज करना है, वो आपने डिसाइड करना है कितने लोग आपको रखने पड़ेंगे वहाँ पर और किस किस से वो काम आप करवाने वाले हैं। बॉस किसको बनाकर रखेंगे, यानी कि एक लीडर भी बनाकर रखेंगे आप, वो किसको बनाकर रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करना, इन सभी चीज़ों का एक अरेंजमेंट करना, इसे ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। ओके, सो मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज इट इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म्ड, कि क्या काम करना है उसको आइडेंटिफाई करना है, ग्रुप करना है। डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज़। पहले तो मैं अथॉरिटीज़ डिफाइन करनी है, देन उनको डेलीगेट, डेलीगेट मतलब सौंपना है। किसको, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी है, अथॉरिटी भी देनी है। एस्टैब्लिशिंग द रिलेशनशिप, रिलेशनशिप से एस्टैब्लिश करना मतलब सुपीरियर सबॉर्डिनेट, दूसरे वाले रिश्ते नहीं, सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप से एस्टैब्लिश करना है ताकि हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सके। नेक्स्ट अब हम करने जा रहे हैं स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। जितने भी आप फंक्शंस पढ़ोगे सब में आपको स्टेप्स पढ़ने हैं। तो सबके स्टेप्स के लिए मैं तो यही कहूँगी कि आप जैसे जैसे डेली डेली मेरे साथ चैप्टर प्रिपेयर करते जा रहे हैं, आप एक नोटबुक बनाइए और उस नोटबुक के अंदर जो भी हेडिंग्स हैं विद देयर एक्रोनिम्स वो आप लिखते चले जाइए, ताकि जब आप एग्ज़ाम टाइम पे रिवीजन करने बैठे तो आपके सामने वो सारे हेडिंग्स वगैरह उनके एक्रोनिम्स के साथ आपके सामने हो, ताकि आप फटाफट सुबह जो अर्ली मॉर्निंग रिवीजन होता है वो आप कर सकें। तो साथ साथ मेरे प्लीज़ बनाते जाइए, क्योंकि इतने सारे अगर आप एब्रीविएशंस यूज़ करेंगे तो हो सकता है आप भूल जाएं, तो इसलिए उस चीज़ को प्रिपेयर करके रखिए, मेरे साथ साथ करते रहिए। डे टू डे करेंगे तो ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। तो अब स्टेप्स के अंदर फिर वही बात कि आपको सिक्वेंशली इसको लिखना होता है। इसके लिए बहुत बढ़िया हमारे पास शॉर्ट फॉर्म है आइडिया। ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस है आइडिया, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस आइडिया, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस आइडिया। और आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे
कि प्लानिंग की प्रोसेस के लिए क्या था, प्लानिंग प्रोसेस के लिए आपने क्या एक्रोनिम बनाई थी, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग क्या था, दिल्ली के पीएम को आपने कहाँ भेजा था और किस चीज़ के लिए भेजा था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, ये चेक करने के लिए कि क्या आपको याद है कि लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग में कौन सी सीडी देखी थी आपने, तो याद करके उसको लिखिएगा ज़रूर। तो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। आइडिया मीन्स आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डी मीन्स डिपार्टमेंटलाइजेशन, E means establishing the reporting relationship and A for assignment of duties. E और A को मैंने थोड़ा सा रिवर्स किया है बट आप इसको लाइन वाइज ही लिखेंगे। सो आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, सबसे पहला काम करना क्या है यही तो पता चले कि ऑर्गेनाइजेशन खोल के बैठ गए हैं, प्लानिंग कर ली है, अरे करना क्या है ये तो पता चले। तो पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, डिवाइड करते हैं काम को अपने प्रीवियसली जो हमने प्री डिटरमाइंड प्लान्स हैं उनके अकॉर्डिंग, और काम को मैनेजेबल एक्टिविटीज में डिवाइड किया जाता है। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि एक ही बंदा सारे काम करेगा, तो हम उन काम को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और अवॉइड करते हैं कि डुप्लीकेशंस ना हो। याद है मैंने एग्जांपल दिया था प्लानिंग के अंदर कि हमें कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है तो हमने सब में काम को बांट दिया है, हमने सबके अंदर सबके बीच में सबको डिफाइन कर दिया कि सबको ये काम करना है ताकि एक ही काम दो बार ना हो रहा हो और मैनेजेबल है। देखो बर्डन भी हमने शेयर कर दिया, अब घर का जो बड़ा बंदा होता है ना उसके ऊपर सबसे ज़्यादा बर्डन होता है, घर में कुछ भी होने वाला हो तो ऐसे हमारे टॉप लेवल जो होता है ना उसके सर पे भी बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, तो वो भी क्या करता है ना अपने डिपार्टमेंटल मैनेजर्स को बुलाता है, सुपरवाइजर्स को बुलाता है, उनके बीच में काम को बांट देता है ताकि उसका बर्डन रिड्यूस हो जाए और सभी के बीच में काम को बांटा जाए, सबके लिए मैनेजेबल एक्टिविटीज़ हो और डुप्लीकेशंस ना हो। ओके, सेकेंड इज डिपार्टमेंटलाइजेशन। एक बार आपने काम देख लिया कि क्या करना है, आइडेंटिफाई कर लिया, तो नेक्स्ट स्टेप होता है अब आपको उन्हें सिमिलर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ को एक साथ लेकर आना है। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको इसका एग्जांपल दूं, जैसे क्लास 11th में एडमिशन होते हैं, राइट, तो जब एडमिशन होते हैं ना तो हम लोग एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं, जो भी बच्चा एडमिशन लेने के लिए आता है हम उस रजिस्टर में लाइन वाइज लिखते चले जाते हैं, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ के लिए हो या फिर कॉमर्स के लिए हो, साइंस के लिए, हमने एक रजिस्टर में लिख लिया है। अब हमने क्या किया, आइडेंटिफाई कर लिया पहले कि ये साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज़, उसके बाद हमने उनको सिमिलर वालों को एक साइड करा। हम जब अटेंडेंस रजिस्टर प्रिपेयर करते हैं तो अलग अलग स्ट्रीम्स के अलग अलग अटेंडेंस रजिस्टर बनाते हैं ना, कि ये ह्यूमैनिटीज़ के लिए रजिस्टर है, ये कॉमर्स के लिए है, ये साइंस के लिए है, तो हमने डिपार्टमेंट्स बना दिए एक तरीके से, जैसे हम सेक्शंस डिवाइड करते हैं ना स्कूल्स में, तो लाइकवाइज यहाँ पर भी क्या होता है कि हम डिपार्टमेंट्स बनाते हैं जो सिमिलर नेचर ऑफ वर्क है उसका एक डिपार्टमेंट, जैसे कि एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में वही सेम काम किया जा रहा है। और ये डिपार्टमेंट्स फंक्शंस के बेसिस पर भी बनाए जा सकते हैं, प्रोडक्ट के बेसिस पर भी बनाए जा सकते हैं, जैसे कि हमारा फुटवेयर का डिपार्टमेंट अलग है, कॉस्मेटिक्स अलग है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स अलग है, या टेरिटरी बेस्ड भी होता है कि नॉर्थ साइड ईस्ट साइड इस तरीके से भी डिपार्टमेंट्स बनाए जा सकते हैं। थर्ड होता है फिर उसके बाद असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। आपने डिपार्टमेंट्स बना दिए हैं बट उनके ऊपर एक हेड भी तो रखना है ना, चार्ज भी तो देना है किसी को। तो जब डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं तो हर एक डिपार्टमेंट को एक इंडिविजुअल का चार्ज दे दिया जाता है। चार्ज मीन्स उसकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके हाथ में सौंप दी जाती है, बागडोर उसके हाथ में दे दी जाती है, ये वाला डिपार्टमेंट जी आपको संभालना है। जैसे कि हम क्लास टीचर्स बना दिए जाते हैं कि देखो जी ये वाला सेक्शन आपने संभालना है, अब इनकी जिम्मेवारी आपकी है। तो इसी तरीके से हर एक इंडिविजुअल को एक डिपार्टमेंट का चार्ज दिया जाता है। देन वो जो इंडिविजुअल है अपने अंडर काम करने वाले जितने भी मेंबर्स हैं उनकी कॉम्पिटेंसीज उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग काम को बांट देता है। जैसे हम क्लास टीचर्स जब बनते हैं तो हम भी अपनी क्लास में बच्चों को कुछ ना कुछ वर्क्स असाइन करते हैं, तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस में भी होता है, एक इंडिविजुअल है वो अपने अंडर काम करने वाले लोगों को ड्यूटीज एलोकेट कर देता है। देन एस्टैब्लिशिंग द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, हर इंडिविजुअल को यहाँ पर ये पता चलता है हु हैज़ टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम, कि किसको कहाँ जाके ऑर्डर देना है, टू whom ही इज अकाउंटेबल, और किसको आप अकाउंटेबल, अकाउंटेबल मीन्स बीइंग आंसरेबल फॉर योर फाइनल आउटकम। मीन्स मैंने क्लास में एक मॉनिटर बनाया, मैंने कहा कि अब मेरी एब्सेंस में आपको ध्यान रखना है क्लास का, तो क्लास में अगर कुछ भी गड़बड़ होगी तो ही विल बी आंसरेबल, मैं उससे जाके पूछूंगी हाँ जी ये हुआ कैसे हुआ, आप कहाँ थे तब, आपने क्या ध्यान नहीं रखा एज अ मॉनिटर। तो
हर किसी को ये पता होगा कि जिसकी जवाबदेही किसको जाकर है। और यही रिलेशनशिप्स जब क्लियरली डिफाइन हो जाते हैं ना, तो हमारा हायरार्किकल स्ट्रक्चर बहुत स्मूथली चलता है। हायरार्किकल स्ट्रक्चर मतलब सुपीरियर सबऑर्डिनेट का वो जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का हमारा स्ट्रक्चर है वो। तो ये हमारी सबसे छोटी प्रोसेस होती है ऑर्गेनाइजिंग की। 4 ही स्टेप्स हैं सिर्फ। आइडेंटिफाइंग एंड डिवीजन ऑफ वर्क, देन डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, एस्टैब्लिशिंग द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। मीन्स ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का क्या आया हमें? आइडिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, जिसके लिए आप शॉर्ट फॉर्म याद कर सकते हो ए बी कोड। इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ए बी कोड, इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ए बी कोड। जैसे ही वीडियो ख़त्म हो, आपने सारे के सारे शॉर्ट फॉर्म्स अपने उस नोटबुक में लिखने हैं, ताकि आपको याद रहे, आप ये भी देख सको कि आपने कितना याद किया है। अब क्यों ज़रूरी है हमारे लिए ऑर्गेनाइजिंग? ऑर्गेनाइजिंग की इम्पोर्टेंस लिखा हो या एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग लिखा हो, सेम थिंग है। आप कंफ्यूज नहीं होना कि आपने नहीं पढ़ा है। आपको एडवांटेजेस के नाम से है तो भी आपको यही लिखना है, इंपॉर्टेंस के नाम से है तो भी आपको यही लिखना है। तो फर्स्ट इज़ बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। देखो, आपने ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस में भी ये सीखा कि हम क्या करते हैं, हम वहाँ पर वर्क को डिवाइड करते हैं, फिर उसको सिमिलर ग्रुप ऑफ वर्क को हम एक अलग ही डिपार्टमेंट में डिवाइड करके कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जैसे एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, तो वो रिपीटेडली वही काम कर रहे हैं। और जब हम रिपीटेडली सेम काम करते हैं तो उसमें हमारी स्पेशलाइजेशन होने लग जाती है। जैसे कि मैं कहूँ कि मुझे सपोज़ दाल मखनी बनानी नहीं आती, ठीक है, तो अब मैंने एक बार सीखी, पहली बार बनाई तो कभी नमक ज़्यादा हो गया, दूसरी बार बनाई तो कभी मिर्च ज़्यादा हो गई। बट जब मैं रिपीटेडली, मैंने कहा अब तो इसे सीख कर ही रहना है, तो मैं रोज़ रोज़ बनाती हूँ रोज़। जब मैंने रोज़ उस चीज़ को बनाना शुरू किया, तो अब मुझे नमक मिर्च का हिसाब भी होने लग गया, मुझे ये भी पता चलने लग गया कि कितना पानी डालना है, कितना हमको उस कितने लोगों के लिए कितनी क्वांटिटी की ज़रूरत होती है, कितना पकाना है, सब कुछ मुझे पता चलने लग गया। यानी कि एक स्पेशलाइजेशन होने लग गया है, क्योंकि रिपीटेडली मैं सेम जॉब परफॉर्म कर रही हूँ, तो अब मैं कोई वेस्टेज नहीं करूँगी, टाइम भी वेस्ट नहीं होंगे, मेरे एफर्ट्स भी वेस्ट नहीं होगी, मनी भी वेस्ट नहीं होगी, क्योंकि रिसोर्सेज की वेस्टेज बंद हो जाएगी। तो सेम काम ऑर्गेनाइजेशन में भी है। डिपार्टमेंट्स बनाने के पीछे उनका मोटिव ही यही है कि जब एक ही बंदा रिपीटेडली सेम काम को करेगा तो उसका स्पेशलाइजेशन आएगा। स्पेशलाइजेशन आएगा तो वेस्टेज ऑफ टाइम और जो रिसोर्सेज है वो नहीं होगा, जिससे उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। हम टीचर्स भी हैं, हम किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं तो हम रिपीटेडली वही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो हमारा स्पेशलाइजेशन हो जाता है। हमें पता है कि कौन से कंटेंट को किस तरीके से एक्सप्लेन करना है, तो क्योंकि हमारा उसमें स्पेशलाइजेशन है। तो यही ऑर्गेनाइजिंग का भी पहला इंपॉर्टेंस है कि हमें स्पेशलाइजेशन चाहिए। दूसरा, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। यहाँ पर क्योंकि हम सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप्स बता देते हैं कि कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है, तो यहाँ पे क्लैरिटी आ जाती है। लाइन ऑफ जो कम्युनिकेशन है वो क्लियर हो जाता है। सबको पता है कि कौन किसको जाके अकाउंटेबल है, किससे जाके हमने ऑर्डर लेने हैं। तो किसी भी तरीके का यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन, कोई एम्बिग्यूटी नहीं रहती है इन्फॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसफ़र करने में। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, वही मैंने बताया ना कि रिपीटेडली आप काम को करोगे, आपका स्पेशलाइजेशन आएगा, तो आप वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं करोगे। तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन मटेरियल, फाइनेंशियल, ह्यूमन, तीनों रिसोर्सेज के वेस्टेज को अवॉइड करता है, क्योंकि यहाँ पर हमने प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ जॉब्स करी हैं और कोई डुप्लीकेशंस नहीं हुए हैं, ओवरलैपिंग्स नहीं हो रही हैं, क्योंकि पहले ही सब कुछ हमने यहाँ पर डिपार्टमेंट्स में बांट दिया है। अडेप्टेशन टू चेंज, यानी कि अगर कभी हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई भी चेंजेस आते हैं, तो ऑर्गेनाइजिंग हमारी मदद करता है कि उन चेंजेस को हम अकोमोडेट कर सकें, उसके साथ चल सकें। हमारे पास ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं, हालांकि आपको तो ज़्यादा स्ट्रक्चर्स नहीं पढ़ने अपने कोर्स के कंटेंट के अकॉर्डिंग, बट जब आप आगे की फर्दर स्टडीज़ करोगे, हायर लेवल पे जाओगे, तो आपको वो और भी स्ट्रक्चर्स पढ़ने को मिलेंगे। तो जैसे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता है, हम अपने स्ट्रक्चर्स को ही बदलते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी छोटा सा, जो आपने दो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे पढ़ने भी हैं। अगर आप एक सिंगल प्रोडक्ट लाइन में डील करते हो, सिंगल प्रोडक्ट में डील करते हो, तो हम एक फंक्शनल स्ट्रक्चर है जिसमें मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर हम अडॉप्ट करते हैं। बट वहीं पे अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील करने लग जाता है, मल्टीपल प्रोडक्ट लाइंस में डील करने लग जाता है, तो वहाँ आपको फिर डिविजनल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होना पड़ता है। तो जैसे ही हमने इन्वायरमेंट को चेंज होते हुए देखा, हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन को चेंज किया, तो हमने स्ट्रक्चर को भी बदलना पड़ता है। तो ऑर्गेनाइजिंग ही हमारी मदद करता है खुद को इस तरीके से मॉडिफाई करने में। फिफ्थ इज इफेक्टिव
एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, ये जो ऊपर वाला पॉइंट था, फोर्थ पॉइंट, उसकी मैं एक लास्ट का जो लाइन है वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। इट अलाउज द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू सुटेबली मॉडिफाइड, यानी कि हमें मॉडिफाई चेंज करने में मदद करता है। रिवीजन करता है इंटर रिलेशनशिप्स, यानी कि अगर आपस में किसी का रिलेशन बदलता है, फिर से मैं बोलूँगी, रिलेशन सुनते ही भावनाओं में नहीं बहना है, वो रिलेशन नहीं है। सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप अमंग द मैनेजरियल लेवल्स, यानी कि मैनेजर्स के बीच में, टू पेव द वे फॉर स्मूथ ट्रांजिशन। अब ये बहुत अच्छी लाइन लगती है मुझे, टू पेव द वे फॉर स्मूथ ट्रांजिशन। किसी के सामने बोलोगे तो बड़ा अच्छा एक इंप्रेशन से बनता है ना, कितना बढ़िया सी एकदम बिजनेस लैंग्वेज है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके लिए ना स्मूथ ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, कुछ चीज़ का आना जाना। तो जो भी चीज़ आ जा रही है, आपके लिए रास्ता साफ करता जा रहा है ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, कि कोई दिक्कत नहीं, आपके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आने वाली, आप स्मूथली अपनी कार को बढ़ाते हुए चले जाओ और अपने गोल्स तक पहुंच जाओ। ओके। फिफ्थ इज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ऑर्गेनाइजिंग क्योंकि हर तरीके के कंफ्यूजन, डुप्लीकेशन को अवॉइड करता है, क्लैरिटी लाता है वर्किंग रिलेशनशिप में, तो मैनेजमेंट में भी किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आती। हमारे मैनेजमेंट में भी इफेक्टिवनेस आती है, क्योंकि जब डिपार्टमेंट सही काम कर रहे होंगे, जब लोअर लेवल पे काम सही चल रहा होगा ना, तो टॉप लेवल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि टॉप लेवल ने पहले ही असाइनमेंट सही किया है ड्यूटीज़ का, तो लोअर लेवल से ही काम कर रहा है, और जब लोअर लेवल सही काम कर रहा है तो ऊपर भी काम सब सही चल रहा है। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन हमारा इफेक्टिव है। जैसे कि अगर आपने बीज सही बोया, उसकी नींव सही रखी, पानी ढंग से दोगे तो पौधा पूरा ग्रो ही करेगा। लाइकवाइज ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है कि अगर हमने सही से असाइनमेंट किया होगा ड्यूटीज़ का, तो एडमिनिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल्स। पर्सनल्स मीन्स एम्प्लॉयज़। सही डेलीगेशन अगर किया गया है, सही ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी अगर किया है, तो मैनेजर्स क्या करता है, अपना वर्कलोड हटा सकता है। भाई देखो, एक मैनेजर को बहुत सारे काम करने होते हैं, तो अब रूटीन जॉब्स हम क्या करते हैं, अपने सबॉर्डिनेट्स को दे देते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हमारा कोई सबॉर्डिनेट अपने ही टैलेंट का इस्तेमाल करके उसी काम को इनोवेटिव वे में करता है। तो उससे क्या होता है, हमारे एम्प्लॉयज़ का भी डेवलपमेंट हो रहा है, उन्हें भी रोज़ रोज़ नई चीज़ करने का मौका मिल रहा है, उनका भी टैलेंट बाहर निकल कर आ रहा है। जैसे कि हम भी करते हैं, कभी कभी बच्चों को कहते हैं कि जैसे मॉनिटर ही हमने आपको कहा कि आप संभालो क्लास को, आपको कैसे संभालना है, तो वो हमारी एब्सेंस में संभालता है ना, तो हम देखते हैं कि वो कई बार हमसे ही बेटर काम कर रहे होते हैं। तो एक एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होता है जब उसके ऊपर अथॉरिटीज़ डाली जाती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं उनको, तो हमारे एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट होता है। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑर्गेनाइजिंग के अंदर, क्योंकि कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर्स डिज़ाइन किए गए हैं कि कल को अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है या डाइवर्सिफाई करता है, मतलब वेराइटीज़ ऐड करते हैं, तो उससे हमारे पुराने जो ऑपरेशंस चल रहे हैं उस पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने एक नया प्रोडक्ट ऐड किया, तो आप नए प्रोडक्ट के लिए अलग अपने डिपार्टमेंट्स, अपने अलग फंक्शंस, अपना अलग स्टाफ आप रखोगे, तो उससे पहले वाला जो काम हमारा चल रहा है, जो एग्जिस्टिंग हमारे नॉर्म्स है, उस पर किसी तरीके का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत ईजिली आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंड और ग्रो कर सकते हो। तो ये थे हमारे 7 इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछा जाता है जनरली, इसका केस स्टडी बहुत ही रेयर चांस है कि इसकी आ सकती है, बट स्टिल सीबीएसई का क्या ही कहें हम, तो इसलिए हमें तो हर तरीके से प्रिपेयर होना है। सो इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ए बी कोड। इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ए बी कोड। और आइडिया कहाँ से आया था हमें, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग से। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एन अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की, क्या ज़रूरत है, क्या नीड है, क्या इम्पोर्टेंस है उस चीज़ की, अब हम वो पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो यही पता हो आपको कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता क्या है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमारा वो फ्रेमवर्क है, आप कह सकते हो, ढांचा होता है ना, ढांचा। जैसे कि एक घर बनाया जाता है तो उसका पहले एक ढांचा तैयार होता है, एक मैपिंग होती है ना, जो आर्किटेक्ट हमारा पास करता है। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी इम्प्लॉयज़ को कैसे अलग अलग डिपार्टमेंट में या पूरे ऑर्गेनाइजेशन में बांटा जाएगा, कितने सबॉर्डिनेट्स के ऊपर एक सुपीरियर रखा जाएगा, इस चीज़ का एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है, जिसमें हम अपने मैनेजरियल और ऑपरेशनल वर्क को डिवाइड करते हैं। तो उस ढांचे को, उस फ्रेमवर्क को ही कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है हमारा, ये एक तरीके का फ्रेमवर्क है जिसके अंदर मैनेजरियल और ऑपरेटिंग टास्क परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के लिए एक और बात बोली गई है, दैट इट इज़ एन इंडिस्पेंसिबल मीन्स।
जैसे कि मैंने अभी आपको घर का ही एग्जांपल दिया कि जब हम एक घर बनवाते हैं तो हम उसके लिए पूरा एक ढांचा तैयार करते हैं, उसकी मैपिंग होती है। अगर आपने गलत तरीके से मैपिंग करी, आपने जैसे कहते हैं ना नक्शा पास करवाना पड़ता है, तो अगर आपने वो सब चीज़ें नहीं करी, वो नॉर्म्स फुलफिल नहीं करे, तो हो सकता है आपका घर बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाए, गलत तरीके से अगर वो बनाया गया होगा तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी बिल्कुल ऐसा ही है। वो कहते हैं इट इज़ एन इंडिस्पेंसिबल मीन इसके बिना काम नहीं चल सकता। एंड द रॉन्ग स्ट्रक्चर विल सीरियसली इम्पेयर द बिजनेस परफॉर्मेंस एंड इवन डिस्ट्रॉय इट। और अगर आपने गलत स्ट्रक्चर का सिलेक्शन किया तो वो आपके बिजनेस को ख़राब करने के साथ साथ उसको बिल्कुल ख़त्म भी कर सकता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमें बहुत सोच समझ के डिसाइड करना होता है। तो अब उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? एक अच्छा स्ट्रक्चर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि कोई ओवरलैपिंग नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सब कुछ क्लियरली डिफाइंड है, सब अपनी अपनी जगह पर आकर रोज काम कर रहे हैं। तो आप जब अच्छे से काम करेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे। एडिक्वेट स्ट्रक्चर की नीड हमें तब भी ज़रूरत पड़ती है जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है। आप देखो, अगर आप घर में सिर्फ एक न्यूक्लियर फैमिली होती है, न्यूक्लियर फैमिली में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती। लेकिन जब जॉइंट फैमिलीज होती हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि वहाँ पर कमरे भी बटे हुए होते हैं, रिसोर्सेज भी कुछ कुछ बटे हुए होते हैं, ताकि किस तरीके किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यानी कि जब भी लोग बढ़ते हैं तब प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है, इसलिए स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो लाइकवाइज ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है कि जब हम एम्प्लॉयज़ बढ़ते हैं, लेवल्स बढ़ते हैं, तब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की नीड ज़्यादा अराइज होती है। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रिलेशनशिप्स बताता है, किसके बीच का? लोगों के बीच का, और उन लोगों के साथ उनके काम के बीच का, और उनके काम से रिलेटेड उनके रिसोर्सेज। यानी कि सपोज एक सेल्स डिपार्टमेंट में काम करने वाला कोई पर्सन है तो उसको काम भी सेल्स का मिलना चाहिए, उसको रिसोर्सेज भी उसके मिलने चाहिए। आप सेल्स वाले को कहो कि काम मार्केटिंग का करना है, संभालना फाइनेंस है, तो ये बहुत गड़बड़ वाली चीज़ है। यहाँ पर कॉरलेशन और कोऑर्डिनेशन दोनों बना रहता है, यानी कि ह्यूमन, फिजिकल, फाइनेंशियल, तीनों चीज़ों में कोऑर्डिनेशन और कॉरलेशन बना रहता है। अच्छे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से कम्युनिकेशन भी सही रहता है। जब पता है ना रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स क्या है, कौन किससे कैसे बात कर सकता है, तो यहाँ पर हमारा कम्युनिकेशन भी स्मूथली चलता है। ये एंटरप्राइज की मदद करता है, एक इंटीग्रेटेड यानी कि मिलजुल कर हमारी एक यूनिट चल रही है, कोऑर्डिनेटेड वे में चल रही है, सभी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिफाइंड है। जब आपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिफाइंड नहीं किया तो बहुत प्रॉब्लम आती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये थी हमारी नीड और इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसी से जुड़ा एक कंसेप्ट है जो 1 मार्क में आपसे पूछा जा सकता है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। कहाँ तक रेंज है हमारे मैनेजमेंट की? ये स्पैन ऑफ मैनेजमेंट ही होता है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट डिसाइड करते हैं। जो हमारी हायरार्की बनी हुई है, ये लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट डिसाइड ही किया जाता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट से। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट ही बताता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने लेवल्स हो सकते हैं। आपने 3 लेवल पढ़े हैं, टॉप, मिडल, लोअर, बट ज़रूरी नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में आपको तीनों के तीनों देखने को मिले। तो कितने लेवल्स हमें मेंटेन करने हैं वो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट से पता चलता है। अब ये होता क्या है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बताता है कि कितने नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स एक सुपीरियर के अंडर होने चाहिए। एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कितने आपको एम्प्लॉयज़ रखने चाहिए जिसको इफेक्टिवली एक सुपीरियर मेंटेन कर सकता हो। कितने सबॉर्डिनेट्स रखोगे आप जिसको वो सुपीरियर हैंडल कर सकता हो, तो उसको डिफाइन करता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। जैसे हम कहते हैं ना 40 बच्चों की एक क्लास है, उसमें हम एक टीचर रख रहे हैं, तो दैट मीन्स वो उनको इफेक्टिवली हैंडल कर सकते हैं। करने को तो हम बहुत सारे बच्चों को हैंडल कर सकते हैं, बट कहते हैं ना कि हर बच्चे को फिर इंडिविजुअल अटेंशन देना पॉसिबल नहीं होगा जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ते चले जाएंगे। तो इसी तरीके से क्लासरूम्स भी डिवाइड किए जाते हैं कि कितने लोग हमें रखने हैं उन सभी अपने एम्प्लॉयज़ को संभालने के लिए। तो वो बताता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। और स्पैन ऑफ मैनेजमेंट से ही ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को शेप मिलती है। क्या बताया मैंने आपको? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बताता है कि कितने नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स एक सुपीरियर हैंडल कर सकता है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट लेवल्स बताता है ऑर्गेनाइजेशन के। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट ही ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को शेप देता है। ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब हमारे पास यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की करा ली है हमने एफडी। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की करा ली है हमने एफडी। एफडी मीन्स एफ फॉर फंक्शनल स्ट्रक्चर और डी फॉर डिविजनल स्ट्रक्चर।
ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हमने इन दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, फंक्शनल और डिविजनल। पहचानना बहुत आसान है। अ, अगर आपको ये दिखे कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सिंगल प्रोडक्ट लाइन है, प्रोडक्ट लाइन से मेरा मतलब ये नहीं है, जैसे सपोज करो आप इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में डील करते हो तो आप उसमें एसी भी बेचते होगे, रेफ्रिजरेटर भी बेचते होगे, वॉशिंग मशीन भी बेचते होगे, तो ये नहीं कहेंगे कि आप मल्टी प्रोडक्ट हो, ये एक प्रोडक्ट लाइन है, सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है ना। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ स्किन केयर में डील कर रहे हो, फुटवेयर्स में डील कर रहे हो, तो प्रोडक्ट लाइन अलग हो गई है। तो अगर आप सिंगल प्रोडक्ट लाइन में हैं जहाँ पर आप अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, लाइक परचेज, मार्केटिंग, सेल्स, तो आप फंक्शनल स्ट्रक्चर में हो। लेकिन वहीं पर अगर आपके प्रोडक्ट लाइन डिफरेंट है, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ आपने फुटवेयर लगा दिया, स्किन केयर लगा दिया, तो आप हो गए मल्टी प्रोडक्ट। मल्टी प्रोडक्ट के अपने अलग अलग सबके फंक्शंस होंगे, तो आप कन्वर्ट हो जाएंगे डिविजनल स्ट्रक्चर में। तो आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है और इसी तरीके से आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर का मतलब है जहाँ पर हम सिमिलर नेचर की जो जॉब्स होती हैं उसको हम ग्रुप कर लेते हैं एज अ सेपरेट डिपार्टमेंट, तो उसे फंक्शनल स्ट्रक्चर कहा जाता है। जैसे आप फ्लो चार्ट में देख सकते हो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसके अंडर अलग से 4 फंक्शन है, लाइक ह्यूमन रिसोर्सेज है, मार्केटिंग है, R&D है और परचेज डिपार्टमेंट है। फंक्शनल स्ट्रक्चर कहाँ सुटेबल है? जहाँ ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो, जहाँ आपको अलग अलग टाइप्स के फंक्शंस परफॉर्म करने होते हो, डाइवर्सिफाइड फंक्शंस हो, और जहाँ पर आपको स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत हो, आप चाहते हो कि रिपीटेडली सेम जॉब परफॉर्म हो, वहाँ आप फंक्शनल स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हो। एडवांटेजेस क्या है? आप देखो यहाँ पर मैंने बना दिया है इसका शॉर्ट फॉर्म भी, एब्रीविएशन भी, बट मैं यही कहूँगी कि आप जो एब्रीविएशन यूज़ कर रहे हो ना वो आप इंपॉर्टेंट चीज़ों की करो, क्योंकि इतना ज़्यादा अगर आप शॉर्ट फॉर्म्स बना लोगे तो हो सकता है वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओ, और अगर नहीं याद आई तो पूरा टॉपिक छूट सकता है। तो बनाओ, एक्रोनिम्स भी याद रखो, लेकिन सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ों की रखो, जैसे कि हम प्रोसेस की बनाते हैं, इंपॉर्टेंस की बनाते हैं, लिमिटेशन की बनाते हैं। ये जो ऐसे छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, अगर इनकी भी आप बनाओगे तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, जैसा आप ठीक समझे। अब इसके लिए मैंने यहाँ पर बनाया है CAT MOD, कैट मोड। तो अब इसके अंदर C है हमारे पास कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, A है अटेंशन, T है ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़, M है हमारे पास मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, O है ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, और D है डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। ठीक है। ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन अब है क्या? अगर आप फंक्शनल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हो तो ऑक्यूपेशनल मतलब जिस चीज़ का आप काम करो, ऑक्यूपेशन मतलब क्या होता है, हिंदी में बोले तो व्यवसाय, यही बोलते हैं हम। तो यानी कि जिस फंक्शन में आप लगे हुए हो ना, आप उसके स्पेशलिस्ट हो जाओगे, क्योंकि आप स्पेसिफिकली उस फंक्शन पे आपका फोकस है, सिमिलर टास्क आप परफॉर्म कर रहे हो, तो आपका स्पेशलाइजेशन आएगा। दूसरा, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन बना रहता है, क्योंकि सिमिलैरिटी ऑफ जॉब्स हैं, सबको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, सब एक जैसा सही कर रहे हैं, तो यहाँ पे कंट्रोल भी है और कोऑर्डिनेशन भी है। मैनेजरियल और ऑपरेशनल एफिशिएंसी है यहाँ पर, क्योंकि पहले से ही हमें पता है कि हर एक डिपार्टमेंट को सेम काम करना है और ऑपरेशन स्मूथली चल रहे हैं विदाउट एनी इंटरप्शन, तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी और मैनेजरल एफिशिएंसी बनी रहती है, कोई वेस्टेज नहीं हो रही होती है, तो प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है। डुप्लीकेशंस नहीं है, हमने सिमिलर नेचर ऑफ जॉब्स को पहले डिपार्टमेंट्स में बांट दिया है और एक फंक्शन एक ही जगह पर परफॉर्म हो रहा है, बार बार आप दो जगह परचेज फंक्शन आप परफॉर्म नहीं करते हो। सपोज आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में डील करते हो, जैसे मैंने आपको बताया आप AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन खरीद के लेकर आते हो, तो अलग अलग जगह नहीं बटा हुआ है, ये एक ही परचेज डिपार्टमेंट है, वहीं सब कुछ आप खरीद के लाते हो। ठीक है। ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़, यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना आसान है, क्योंकि सपोज अगर हमने किसी एक पर्सन को चूज़ किया सेल्स डिपार्टमेंट के लिए, तो हमें सिर्फ उसको सेल्स का काम सिखाना है, हमें पूरा ऑर्गेनाइजेशन का काम सिखाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सेल्स का सिखाना है। अटेंशन, हर एक फंक्शन को पूरा अटेंशन मिलता है यहाँ पे, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स प्रिपेयर्ड है। इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, अब वही है कि हर चीज़ के अगर एडवांटेज होती है तो डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर की जो डिसएडवांटेज है वो पहली तो ये, इट क्रिएट्स फंक्शनल एम्पायर्स। फंक्शनल एम्पायर, एम्पायर मतलब होता है ना साम्राज्य, काइंड ऑफ। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि क्योंकि हमारा फोकस ना एक पर्टिकुलर फंक्शन पे है, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पे है, तो उससे ये होता है कि समटाइम्स फंक्शनल एम्पायर्स क्रिएट हो जाते हैं। तो
एक पर्टिकुलर फंक्शन को ओवर एम्फेसाइज्ड कर दिया जाता है, यानी कि आप ज़रूरत से ज़्यादा एक ही फंक्शन पे ध्यान दे रहे हो, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को आप भूल गए हो। तो पहला डिसएडवांटेज यही है कि यहाँ पर ओवर एम्फेसाइज्ड हो जाते हैं कुछ फंक्शन। दूसरा, प्रॉब्लम्स इन कोऑर्डिनेशन। अगर एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करता, और हो जाता है कई बार कि जब रिसोर्सेज एलोकेट किए जा रहे होते हैं तो आपस में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम्स कब आती हैं? बेसिकली जब इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करनी हो। तो जब इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं प्रॉपरली हो पा रही है तो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है। तीसरा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ बहुत सारे लोग एक साथ आएंगे तो लड़ाई झगड़ा तो होना बनता है। लड़ाई झगड़ा वैसे वाला नहीं है जैसे तुम लोग क्लास में करते हो। लड़ाई झगड़ा इन द सेंस कि यहाँ पर आपस में डिस्प्यूट्स हैं, ओपिनियंस नहीं मैच कर रहे हैं, इस तरीके से कि जहाँ पर एक दूसरे के लिए दोनों डिपार्टमेंट कंपैटिबल नहीं हो पा रहे हैं। रिसोर्सेज एलोकेट होते तो उनको लगता है कि इसको ज़्यादा रिसोर्स मिल गया, हमें कम मिल गया। तो इस तरीके से कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट राइज हो सकते हैं। इनफ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पर इनफ्लेक्सिबिलिटी है क्योंकि सेम स्किल्स सेम नॉलेज के लोग आपस में काम कर रहे हैं तो उनका एक पर्सपेक्टिव हो जाता है कि यार मैं भी तो वही कर रहा हूँ जो ये कर रहा है। तो एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को वो अप्रिशिएट नहीं करते कि हाँ ये डिपार्टमेंट भी ज़रूरी है। वो कहते हैं हम भी वही कर रहे हैं, तुम भी वही कर रहे हो, तुम तुम्हारी क्यों सुने। तो इसलिए यहाँ पर इनफ्लेक्सिबिलिटी हमें देखने को मिलती है। तो ये 4 डिसएडवांटेजेस हैं जिसका शॉर्ट फॉर्म है इफ पी सी, कैट मॉड ऑन करके इफ पी सी। ठीक है, तो डिसएडवांटेजेस, फंक्शनल एम्पायर्स, प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और इनफ्लेक्सिबिलिटी। डिविजनल स्ट्रक्चर को देखते हैं। सेकेंड टाइप है हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर। मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन पहले ही दे दिया है कि आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि जहाँ पर आपका ऑर्गेनाइजेशन मल्टी प्रोडक्ट लाइन में डील करने लग जाए वहाँ आप डिविजनल स्ट्रक्चर में हो। तो डिविजनल स्ट्रक्चर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जहाँ पर सेपरेट बिजनेस यूनिट्स और डिविजन्स होते हैं। हर एक डिवीजन यूनिट का अपना एक डिविजनल मैनेजर होता है जो उस पर्टिकुलर डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आप फ्लो चार्ट को देख सकते हो। जब आपने फंक्शनल स्ट्रक्चर किया तो आपने देखा था कि जस्ट जो ऊपर वाला पार्ट है हमने वही देखा, लेकिन ऊपर वाले पार्ट में मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके नीचे डायरेक्ट फंक्शंस थे। लेकिन यहाँ आप देखो हमारे पास मैनेजिंग डायरेक्टर के नीचे 4 डिविजन्स हैं, कॉस्मेटिक्स, गारमेंट, फुटवेयर और स्किन केयर। गारमेंट्स के नीचे जैसे आपको 4 फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, HR, मार्केटिंग, R&D और परचेजिंग। यही सेम फंक्शंस कॉस्मेटिक्स के होंगे, फुटवेयर के भी होंगे, स्किन के होंगे। मतलब अपने सेपरेट सेपरेट फंक्शंस ये लोग परफॉर्म कर रहे होंगे। यहाँ पर फंक्शनल स्ट्रक्चर से डिविजनल स्ट्रक्चर का जो डिफरेंस है वो ये भी है, वहाँ डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ नहीं होती है। एक फंक्शन एक ही बार परफॉर्म हो रहा होता है, लेकिन यहाँ डुप्लीकेशन ऑफ फंक्शंस है। यहाँ पर अगर 4 डिविजन्स हैं तो आपका परचेज फंक्शन 4 बार परफॉर्म हो रहा होगा अलग अलग डिपार्टमेंट में। सेल्स फंक्शन अलग अलग 4 बार परफॉर्म हो रहा होगा। यहाँ डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं। तो यहीं से आपको एक डिसएडवांटेज मिल ही गया है। तो सुटेबिलिटी क्या है? जब आपके पास वेराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट्स हों, जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आप डिविजनल स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन जब ग्रो करेगा और एम्प्लॉयज़ आएंगे और डिपार्टमेंट्स आएंगे और लेवल्स बढ़ेंगे तो हम डिविजन का यूज़ कर सकते हैं। इसके एडवांटेज के लिए खाने हैं बिल्कुल साफ सुथरे, एकदम फ्रेश सफल मटर मिलेंगे, क्योंकि इसकी जो एक्रोनिम है वो बनी है FP। FP के लिए मैंने बराबर में लिख भी दिया है, फ्रेश मटर। ठीक है, सो वहाँ था एडवांटेज में ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, क्योंकि वहाँ हम फंक्शन को फोकस करते थे। यहाँ है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, क्योंकि अगर आप किसी भी एक डिवीजन के डिविजनल मैनेजर हो तो आपको उस प्रोडक्ट में होने वाली जितनी भी फंक्शंस हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, आपको उन सब की नॉलेज है। तो पूरे प्रोडक्ट का स्पेशलाइजेशन आपको मिलता है यहाँ पर। तो हर एक डिविजनल मैनेजर को एक्सपीरियंस मिलता है उन सभी फंक्शंस के बारे में जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए परफॉर्म किए जाते हैं। अकाउंटेबिलिटी बहुत आसान है यहाँ पे। अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही फिक्स करना। क्यों? क्योंकि कुछ किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी डिवीजन में अगर कोई भी गड़बड़ होती है तो डिविजनल हेड को हम पकड़ लेते हैं। हाँ जी, आपके डिवीजन में क्या चल रहा है, क्यों इतना प्रॉफिट कम आ रहा है, क्यों इतने डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं, क्या गड़बड़ चल रही है आपके डिवीजन में। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना यहाँ बहुत आसान है। फ्लैक्सिबिलिटी है,
हर एक डिवीजन एक ऑटोनॉमस यूनिट की तरह काम करता है, यानी कि फ्रीडम, ऑटोनॉमस मतलब फ्री, हम किसी दूसरे इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह, हम किसी दूसरी यूनिट पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग फास्टर होती है। अगर मुझे किसी एक डिवीजन के लिए डिसीजन लेना है तो उसका फ़र्क दूसरे डिवीजन पे नहीं पड़ने वाला है, तो बहुत आसानी से आप ये काम कर सकते हो। एक्सपेंशन और ग्रोथ, अभी 4 प्रोडक्ट में डील करते हो, 5वां और ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अपने अलग फंक्शंस परफॉर्म करोगे, अलग आपका स्टाफ होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। डिसएडवांटेजेस अब क्या है? डिसएडवांटेजेस है आईसीसी। डिसएडवांटेज क्या है? आईसीसी। डिसएडवांटेज क्या है? आईसीसी। एडवांटेज क्या थे? फ्रेश मटर, और डिसएडवांटेज क्या हो गए हैं? आईसीसी। तो यहाँ पे डिसएडवांटेज में पहला है कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पर अराइज डेफिनेटली होंगे, जहाँ दो बर्तन होंगे वो खड़केंगे ज़रूर। तो कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं डिविजन्स के बीच में, कि आपने मेरे कॉस्ट को ज़्यादा बढ़ा दिया अपने उस डिवीजन के प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने के लिए। तो इस तरीके के बहुत सारे प्रॉब्लम्स यहाँ अराइज हो सकते हैं। कॉस्टली है, एक ही फंक्शन आप इतनी बार परफॉर्म कर रहे हो, आपने इतना स्टाफ रखा हुआ होगा तो स्टाफ की सैलरी देनी है, बहुत सारे अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी होते हैं, तो कॉस्टली पड़ता है डिविजनल स्ट्रक्चर। इग्नोर्स द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। यहाँ पर क्या होता है कि जब एक पावर मिल जाती है ना हमें पर्टिकुलर डिवीजन की, तो हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को भूल जाते हैं। हमें सिर्फ अपने डिवीजन से मतलब है, हम देख रहे हैं कि हमें सिर्फ अपने प्रोडक्ट को डेवलप करना है। नहीं, आप एक प्रोडक्ट को डेवलप नहीं करना, आपको ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को भी देखकर चलना है। तो ये एक डिसएडवांटेज है इसके अंदर कि कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, कॉस्टली और ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट को भूल जाते हैं हम। ठीक है। अब दोनों के बीच में डिफरेंस कंपैरिजन। अब अगर आपने आसानी से समझा है तो आप मेरे साथ साथ फटाफट से डिवीजन कर लेंगे, क्योंकि अगर हमें कंसेप्ट क्लियर होते हैं ना तो डिफरेंस तो कुछ भी नहीं है हमारे लिए। फॉर्मेशन, फंक्शनल स्ट्रक्चर फंक्शंस के बेसिस पे परफॉर्म होता है, फॉर्म किया जाता है। डिविजनल स्ट्रक्चर प्रोडक्ट के बेसिस पर फॉर्म किया जाता है। स्पेशलाइजेशन, फंक्शनल में फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है, डिविजनल में प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन है। आप फंक्शनल की जगह पे ऑक्यूपेशनल भी लिख सकते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी, फंक्शनल स्ट्रक्चर में डिफिकल्ट है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर सभी फंक्शन एक प्रोडक्ट के लिए हैं, तो किस फंक्शन में गड़बड़ी हुई कई बार ये पता लगाना डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन डिविजनल में, क्योंकि वो ना एक दूसरे को ब्लेम करते हैं कि नहीं देखो सेल्स डिपार्टमेंट ने ऐसा नहीं किया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट कहता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने ऐसा नहीं किया, तो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगा सकते हैं। लेकिन डिविजनल स्ट्रक्चर में तो ऐसा नहीं है, कुछ भी हो डिविजनल हेड को ही पकड़ते हैं हम। मैनेजरल डेवलपमेंट, देखो फंक्शनल स्ट्रक्चर में डिफ़िकल्ट है क्योंकि वहाँ पर उन्हें टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना है। लेकिन डिविजनल स्ट्रक्चर में आसान है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो फ्रीडम है प्लस मल्टीपल फंक्शंस जो परफॉर्म किए जा रहे हैं उससे मैनेजरल डेवलपमेंट हो रहा है। वहाँ सिर्फ आप एक ही फंक्शन सीख रहे हो, यहाँ आप मल्टीपल फंक्शन सीखते हो। कॉस्ट पर अभी तो पता लगाया ना, मैंने आपको बताया ना कि डिविजनल स्ट्रक्चर में मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, अलग स्टाफ है, एक ही फंक्शन बहुत बार परफॉर्म किया जा रहा है, डुप्लीकेशन है, तो कॉस्टली है। बट फंक्शनल स्ट्रक्चर वहीं पर ही इकोनॉमिकल है। कोऑर्डिनेशन फंक्शनल स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफिकल्ट है अगर आप मल्टी प्रोडक्ट कंपनी हो तो, लेकिन अगर आप डिविजनल स्ट्रक्चर में हो तो ये इजी हो जाता है क्योंकि ये बनता ही मल्टी प्रोडक्ट कंपनीज के लिए है। ठीक है, तो डिफरेंस से आपको पूरा कंसेप्ट और क्लियर हो गया होगा।